हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके बिना not only just general studies paper 1, in fact 2 and 3, and indirectly 4 is also linked. Whole examination is linked with that. That is why infrastructure, infrastructure. So Ashik, हाँ give me 5 areas जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं आपके दिमाग में जो एरियाज आते हैं सर। इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ। So first area is transportation. एक That is road. और Second is digital infrastructure अच्छा, overall. नहीं अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम मतलब फिजिकल की पहले आप फिजिकल की बात, हाँ सर। फिजिकल में फिजिकली क्या। में सर एक ट्रांसपोर्टेशन रेल रोड हो गया। सेकंड सर हाँ, रिगार्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इट इज आल्सो फिजिकल। फॉर एग्जांपल schools, hospitals, etc. हम्म। Third is space sir. Fourth is स्पेस। defense हम्म। as a space infrastructure ओके। defense. मानसी, uh, which scheme is there which speaks about artisans, craftsmen, hands, tools, self employment, informal unorganized sector? क्या नाम है उस स्कीम का? तो टीम स्वानिधि स्कीम। स्वनिधि कैसे हो सकता है? अभी तो हमने बात की ना, विश्वकर्मा, पीएम विश्व। विश्वकर्मा। क्वालिटी और रीच बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट सर्विसेज विश्वकर्मा, ताकि वो डोमेस्टिक और ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बन सके। औशिक, yes. it's a central sector scheme. What is the funding ratio? So 100 is to 0. Center 100, sector 100 is percent is given by the center part. यानी एमएसएमई, द रोल इज ऑफ एमएसएमई। मानसी, क्या बेनिफिट देती है ये? The benefit is that 100% funding is done by the government and it is also implemented by the union government itself. बेनिफिट मैंने पूछा, बेनिफिट, ये बेनिफिट नहीं है जो आपने बताया। सब सेंट्रल सेक्टर स्कीम का बेनिफिट पूछो, विश्वकर्मा स्कीम। विश्वकर्मा स्कीम का। So it helps in availability of first the financial aspect in terms of training of the skilled artisans, formalization of the sector would be another thing. So social security benefits would be focused upon. और कुछ, और कुछ अगर आप Sir, ये, अगर आप आर्टिजन है मानसी, तो और क्या क्या सोच सकते हो? So accessibility to the market, sir. बिल्कुल। Digitization through, और so DBT benefits can be a part और of modern skilling, sir. और हाँ, Employment generation. हाँ बिल्कुल। कल्चरल आइडेंटिटी, उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा का पालन भी होगा, और बेनिफिशियरीज जो हैं वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। Hmm. 3 टियर इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है इसका, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेशनल स्टीयरिंग मॉनिटरिंग कमेटी है, स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। hmm. पूरा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। तो आप तो ये भी कह सकते हैं कि Sir, दे आई, यस प्लीज। sir, apart from that, sir, intangible heritage will be बिल्कुल promoted. इंटेंजिबल। Further, sir, whole artisan industry is an unorganized sector. It will be more formalized with the help of the scheme. बिल्कुल। Identification of the prior skill learned can हम्म। be given certificate. हम्म। Prior. हमें मल्टी मॉडल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्यों चाहिए? So firstly, it will generate more competitiveness in the sector by reducing the logistics cost. Will provide seamless integration in the supply chain and will lead to, sir, development based on hub and spoke model. So it will help in generating more of capacity, for example, in exports. हम्म। In like for example, in ports or port-led development, we talk about reducing the turnaround time. So that हम्म। can help us. सचिन, व्हाट इज आदित्य L1? Yes, sir. आदित्य Sir, L1।
सर सोलर मिशन से रिलेटेड है सर। बिल्कुल, मतलब फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी द सन। फर्स्ट। मानसी, जब हम स्पेसक्राफ्ट की बात करते हैं, वो जो हेलो ऑर्बिट में रखा जाएगा, जी सर। वो जिसे लैग्रैंज पॉइंट भी कहते हैं, हाँ जी, L1 पॉइंट। L1 पॉइंट कितना किलोमीटर है अर्थ से? तो किलोमीटर तो आई डोंट हैव एन आइडिया। अंदाजा? So close to 15,000 or 20,000 kilometer क्या? और ज्यादा होगा। कौशिक? So 1.5 lakh approximately. हाँ, 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। What? हाँ, यानी 15 लाख। 15 लाख। 15 लाख है, तुम कहाँ 10-20 हजार बोल रहे हो? ब्लास्टेड, फिनिश्ड। व्हाट इज द एस्टिमेटेड एज ऑफ सन, प्रेरणा? मानसी? तो बिलियंस ऑफ इयर्स में, बट कितने फिगर बिलियन? आगे कितनी बिलियन ऑफ ईयर्स में? कितनी बिलियन? इसमें कोई आइडिया नहीं है एग्जैक्ट। कौशिक? 2030 से ऊपर ही होगा ज्यादा हो approximately. गया भाई, बहुत ज्यादा हो गया। 4.5 बिलियन ईयर्स। तो द एस्टिमेटेड एज ऑफ सन इज 4.5 बिलियन ईयर्स। 4.2 अर्थ। टू बोल लो, 5 बोलो, कुछ भी बोलो। डिस्टेंस कितना है मानसी, अर्थ और सन का? नहीं पता सर। अंदाजा? सचिन? कौशिक? सब 15 करोड़ है सर हाँ, अप्रोक्सीमेटली। 150 मिलियन। 4 मिनट लगता है। 3 लाख। और जो सेंटर रीजन है सन का, कौशिक, वो कितना डिग्री तक गर्म हो सकता है? सर मिलियंस ऑफ केल्विन। कितना? 2 करोड़ केल्विन। 20 15 मिलियन। मिलियन। 15 15 मिलियन। मिलियन। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और उसके ऊपर ही फ्यूजन होता है। और जो विजिबल सरफेस है सन का, मानसी, जी जिसको सर। हम फोटोस्फेयर कहते हैं, वो सेंटर से ज्यादा गर्म होता है कि ठंडा होता है? सेंटर से ज्यादा ठंडा होगा सर। कितना डिग्री है उसका? नहीं पता इसका। अंदाजा? ताजा भी नहीं पता। अरे, सर 4.5-5 होना हाँ चाहिए। बिल्कुल, 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड। Ashik, what are Lagrange points? So Lagrange points are those points where the gravitational pull cancel out each other of both the Earth and Sun. There are 5 points where the spacecraft will be put there and it can probe the Sun from each direction. L1, L2, L3, L5, L5. बिल्कुल, L1, L2, L3, L4, L5। तो लैग्रेंज L1 जैसा आपने बोला, इट लाइज बिटवीन सन अर्थ लाइन। अर्थ, हाँ। L3 पीछे। ऑफ L1 फ्रॉम अर्थ। डिस्टेंस जो L1 का है अर्थ से, वो अप्रोक्सीमेटली 1% है अर्थ और सन के डिस्टेंस का। मानसी, व्हाई टू स्टडी सन फ्रॉम स्पेस? So because it can give us more closer observation and constant observation, as we see that is the advantage of putting the Aditya L1 mission in the L1 point. और कोई Sir, एम्पिरिकल? there is the temperature of the atmosphere of the sun is greater than the अच्छा। photosphere, which is तो temperature of corona is more than the photosphere. Otherwise, it should has been the other way around, sir. any other point which you believe that from space only we can understand and not from the earth? So the origin of universe or the Ashik? Sir, if we are studying the sun from the Earth itself, then I think, sir, atmosphere plays a very Correct. important role in interference Atmosphere plays very of the important. rays and other kind of एटमॉस्फेयर हो solar. गया और मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो वो चीज वो नहीं एक रहते तरीके वहां से पर। शील्ड है, दे आर द हाँ। शील्ड, दे ब्लॉक नंबर ऑफ हार्मफुल वेवलेंथ रेडिएशंस। बहुत सारा रेडिएशन तो अर्थ पे पहुंच ही नहीं पाते, और वो रेडिएशन हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। So they can be detected and they can be done from outside the earth atmosphere, that is from space.
और जो स्पेसक्राफ्ट है उसका जो लिमिटेड मास होगा, उसकी जो लिमिटेड पावर होगी या वॉल्यूम होगा, वो साइंटिफिक पेलोड्स लेके जाएगा, और वो इंस्ट्रूमेंट से हम पता लगा पाएंगे। जैसे आदित्य L1 के केस में सारे के सारे मेजरमेंट्स लैंग्रेज पॉइंट L1 से लिए जाएंगे। सन के इतने सारे फिनोमिना हैं, दे आर ऑल मल्टी डायरेक्शनल, इसीलिए डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी अगर आप सिर्फ L1 की बात, आदित्य L1 की बात करो। इसीलिए वेंटेज पॉइंट्स हैं, L5 दूसरा वेंटेज पॉइंट है, उससे हम पता लगा पाएंगे, हम सन को स्टडी करेंगे। पोलर रीजन जो सन के हैं दे आर नॉट वेल स्टडीड, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, पोलर डायनामिक्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग सो। औशिक, चंद्रयान 3 क्या क्या लेके गया? Chandrayaan 3 is a satellite, rover, and lander. Lander and rover. लैंडर एंड रोवर, नाम क्या था? Lands Vikram lander and Pragyan rover. कहाँ से लॉन्च किया गया था ये? So Sriharikota. Look, वहीं से क्या नाम है स्पेस सेंटर का? श्रीहरिकोटा लोकेशन है सर, और APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड है सर, आइलैंड पर APJ है। अब्दुल कलाम नहीं तो तो आइलैंड है। आइलैंड है, श्रीहरिकोटा जगह है। हाँ, विक्रम साराभाई से कनेक्टेड नहीं पता। विक्रम साराभाई नहीं सर, सतीश धवन स्पेस सेंटर हो। हाँ, सतीश धवन। जागेंगे तो पाएंगे, आजकल ना पोस्टर लगते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, है ना? तो जागोगे तो पाओगे। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। मानसी कब गया था ये, कौन से साल में गया था चंद्रयान 3? तो 2022 अच्छा और 21। अच्छा, अरे कोरोना से पहले गया था। कोरोना जब आया था उससे पहले हमने चंद्रयान 3 भेज दिया था। 2019 सर। हाँ, हाँ? कोरोना के पहले चंद्रयान 2 हो गया ना सर, वो फेलियर हो गया था 2019 में, वो तो अगस्त में। मानसी बता रही है, मानसी फिर जी भेज 23 रही में है। गया था, मानसी जी 22 में भेज रही है, तो मैंने सोचा 23 में जुलाई के आसपास था, जब मर्जी भेज दो, अगस्त। फर्क क्या पड़ता है? हमें कौन सा साथ जाना था, क्या फर्क पड़ता है? भेज दीजिए जब मर्जी, अरे पढ़ जो मर्जी पढ़ते जाइए, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2023 में गया है ये, वो भी जुलाई में। अगस्त सितंबर अक्टूबर। पीटी से पहले गया औशिक, कि आपके पीटी के बाद गया था चंद्रयान 3? रेफरेंस पॉइंट आपका L1 पॉइंट है ना, वो P1 पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं। सर पीटी से पहले गया था, अच्छा, क्योंकि सर जुलाई लैंड हुआ था जुलाई अगस्त में। 14 जुलाई 2023 को लैंड हुआ था, लॉन्च लॉन्च हुआ था। गया था। हाँ, तो जर्नी बाद बिगिन में इट्स हुआ। जर्नी। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का विजन था। मानसी, इंडिया के जो फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी जी सैटेलाइट, क्या नाम है उसका? सर, आर्यभट्ट है। अच्छा, आर्यभट्ट जो है वो ऑब्जर्वेटरी था। नहीं पता सर। एस्ट्रोसैट होना चाहिए। एस्ट्रोसैट होना चाहिए, सही कहा। कौशिक जी, पहला हमारा अपना रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS। IRNSS। दूसरा नाम क्या है मानसी IRNSS का? नाविक। नाविक।
तो हम पाइनियर हो गए, हमने चीजें की और पोटेंशियल जो स्पेस का था उसको समझने की कोशिश की। जब मानसी हम प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं और प्राइवेट सेक्टर का रोल बनाते हैं, जी सर। तो उसके लिए जो एक क्रिएट किया गया था, क्या क्रिएट किया गया था उसके लिए? इन स्पेस, इन स्पेस, फुल फॉर्म क्या है इन स्पेस का? don't remember exactly correct. Indian National Space इंडियन नेशनल स्पेस Association. प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। सचिन, इसरो कितने स्टार्टअप के साथ मिलकर काम कर रहा है तकरीबन हिंदुस्तान में? हाँ, बताइए। आप बताइए औशिक। सर 150। 150 करेक्ट। तो मानसी, जब हम बात करते हैं स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो 1962 में हमने इनकोस्पार इस्टेब्लिश किया था। मानसी, इनकोस्पार फुल फॉर्म क्या है? इनकोस्पार, INCOSPAR, 1962 में किया था। तो इंडियन सेंटर, आई एम गेसिंग। हाँ, गैस ही करते हो आप लोग सब, दिमाग में गैस और वैसे गैस, कोई दिक्कत नहीं, करिए। इंडियन सेंटर, इंडियन सेंटर कैसे हो गया? इंडियन नेशनल होगा ना। इनको हाँ, इंडियन नेशनल सेंटर ऑन स्पेस पॉलिसी। ओ माय गॉड। सर आगे नहीं। आप बताइए औशिक जी। इंडियन नेशनल सेंटर ऑन कोई स्पेस सेंटर नहीं। रिसर्च। अबे शुरू में सेंटर कैसे हो जाएगा? इंडियन हिंदुस्तान नेशनल कमेटी, कन्वेंशन कमिटी, कमेटी, इंडियन नेशनल कमेटी ऑन कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च। रिसर्च। सिंपल सा है, पर इनको आप सेंटर और एडवांस सेंटर और हॉलीवुड और पता नहीं क्या बना रहे हैं। सिंपल है, इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च 1962। तो 1962 में जब इनकोस्पार बनता है तो वो काम शुरू करता है वो TERLS पर। क्या है TERLS औशिक जी? नहीं पता। नहीं पता? चलिए बता देते हैं, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, TERLS। पर आपने सीधा ही पहले ही नहीं पता तो नहीं पता तो नहीं पता, खत्म। जबकि थुम्बा बचपन से थुम्बा ही थुम्बा है, और है क्या? वेर इज थुम्बा? अरे मानसी, वेर इज थुम्बा? नहीं पता सर। अरे, दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल वायरल, आई शुड से, सेशन। थुम्बा, थुम्बा इज नियर तिरुवनंतपुरम। वहां पे पहले श्रीहरिकोटा से पहले वहां पे लिया गया था, ताकि अर्थ की जो रोटेशन और मूवमेंट है उसके हिसाब से फायदा उठे। 3-1 तो इसरो कब बना औशिक जी? विच ईयर? 62 वो 72 होना चाहिए सर। 72 या 69। 69 और जब 1972 में हमने स्पेस कमीशन बनाया और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया, तब इसरो जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आ गया। इसरो अगर आप 69 में बना रहे हैं। अच्छा औशिक, इसरो 1969 में कौन से दिन बना? नहीं पता सर। इम्पोर्टेंट डे ऑफ होल ईयर। क्या सर? Most important day as far as India is concerned, it is one of the most important national day. मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल डे 15 अगस्त। 15 अगस्त, बिल्कुल। लेकिन आपको विश्वास नहीं था अपने ऊपर, ये बड़े दुख की बात है। 15 अगस्त 1969 को इसरो बनता है और वो इनकोस्पार को सुपरसीड करके अपने रोल को बढ़ाता है। बाद में धीरे धीरे
कम्युनिकेशन, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग, रिसोर्स मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट सब आ जाएगा। इसरो जो है स्पेस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स डिसाइड करेगा, पीएसएलवी, जीएसएलवी और बाकी सारी बातें। तो स्पेस कमीशन का काम है पॉलिसीज फॉर्मुलेट करके उनको इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज व्हाट इट इज ओवरसीइंग। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कैसे काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो इसरो के थ्रू काम करता है, और इसरो के अलावा बहुत बॉडीज हैं साथ में, जैसे पीआरएल है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, एक आपका नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी है एनएआरएल, ऐसे ही एंटरिक्स कॉर्पोरेशन है, और दूसरा क्या है, एक एंटरिक्स कॉर्पोरेशन है, दूसरा सेंट्रल NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, दोनों का काम एक ही होता है कि न्यू स्पेस इंडिया प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना और कमर्शियलाइज करना। इसरो का जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है उसको। अच्छा, इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है औशिक? बेंगलुरु। करेक्ट, अंतरिक्ष भवन है बेंगलुरु में, वहीं से सारी चीजें होती हैं। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है औशिक? बेंगलुरु होगा सर। बेंगलुरु कैसे हो जाएगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? तो बॉम्बे। बॉम्बे? अच्छा, विक्रम साराभाई बॉम्बे से कब से, मानसी तुमने कब पढ़ा कि बॉम्बे से रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं? और शाहरुख खान के घर से एक रॉकेट लॉन्च हुआ, एक लॉन्च हमने गैलेक्सी अपार्टमेंट से किया, और एक बांद्रा सी लिंक से भी कर दिया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज इन तिरुवनंतपुरम। डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, अभिनंदन जहां से आया था उठ के। तो मेजर जो प्रोग्राम्स हैं आपके, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सारे, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सब के सब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, सारे के सारे आपके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से जुड़े हुए हैं। आपका टेस्ट व्हीकल और सारा का सारा, इवन गगनयान की जो चर्चा है वो भी आपकी जुड़ी हुई है। ऐसे ही यूआर राव सैटेलाइट सेंटर है, वो आपके बेंगलुरु में है, जिनका काम है कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, साइंटिफिक, और जो भी ये स्मॉल सैटेलाइट मिशन से इसको हम देख सकें। सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर मानसी जो है वो क्या कहलाता है? व्हाट इट इज नोन एज ऑफ इंडिया? सतीश धवन स्पेस सेंटर, आप बताइए औशिक। स्पेस पोर्ट। हाँ, इट इज कीवर्ड। हाँ बिल्कुल, डॉकिंग पोर्ट होता है, ऐसे पोर्ट है। एयरपोर्ट स्पेस के लिए पोर्ट है। हाँ, एयरपोर्ट है आपका, नेवल पोर्ट है, तो स्पेस पोर्ट भी तो हो सकता है। हम्म। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, वो भी लीड सेंटर है इसरो का, जो डिजाइन डेवलपमेंट करता है, एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम्स बनाते हैं। जो हम बात करते हैं क्रायोजेनिक इंजन, सेमी क्रायोजेनिक इंजन, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सेंटर्स, सिस्टम्स की बात होती है, ये सब जो है आपके जुड़े हुए हैं लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर्स एट बेंगलुरु एंड एट तिरुवनंतपुरम, क्रायोजेनिक, सेमी क्रायोजेनिक एंड सो ऑन। जब बात आती है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर्स, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है औशिक? सभी तीन इंपॉर्टेंट नाम देखे, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु। हर जगह उसी में से होना चाहिए, उसी में से होना चाहिए। हेमंत सिंह, आप बताइए, इससे नहीं पता सर। कहीं और भी हो सकता है। अहमदाबाद एप्लीकेशन है, ये स्पेस एप्लीकेशन है, मेजर रिसर्च एंड डेवलप सेंटर। स्पेस बॉर्न और एयरबॉर्न इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर बात है, उनके बेनिफिट्स की बात है। यानी ये इनसैट, जी सैट, वी सैट, डीटीएच सब यहीं से होगा। जीआईएस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट सिग्नल्स, इवन अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम्स, सब के सब आपके स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से जुड़े। इसी तरह से हमने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाया, सिमुलेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, पूरा गगनयान मिशन का एंड टू एंड मिशन की प्लानिंग सब कुछ सिमुलेट करके हम देखेंगे कि कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, उसका भी मैंडेट है ग्राउंड स्टेशंस के लिए, ताकि सैटेलाइट डेटा रिसीव किया जा सके और डेटा प्रोडक्ट्स को क्रिएट किया जा सके, एरियल रिमोट सेंसिंग डेटा एक्विजिशन, और उसे डिसेमिनेट किया जा सके। इसरो का एक ऐसे ही प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स भी है, जहाँ से रॉकेट प्रोपल्शन जिसकी हम बात करते हैं,
क्वालिफिकेशन होगा, टेस्टिंग होगा, लिक्विड इंजन को चेक किया जाएगा, प्लेटफॉर्म ट्रायल करेंगे, चेक करेंगे। तो ये सारी चीज है। ये महेंद्रगिरी आपने नाम सुना होगा, महेंद्रगिरी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। IPRC इज दैट महेंद्रगिरी, आई बिलीव महेंद्रगिरी इज इन तमिलनाडु। और एक बहुत ही कॉमन जो न्यूज़पेपर में बार बार आता है, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर, इसरो का। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So what we are discussing is basically the depth of our space mission, which is very very important to understand. That it is not like मैं एक बार में रॉकेट बना दूंगा, ऐसे लोग मिलते हैं, मैं रॉकेट बना दूंगा। इनके नाम समझने और पूरा घूम के करने में 15 साल लग जाएंगे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, where it is? The Bangalore. Indian Institute of Remote Sensing, Bangalore. Indian Institute of Remote Sensing, Ashik. Dehradun. Indian Institute of Remote Sensing is in Dehradun. First of its kind institute in entire Southeast Asia. और मानसी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? प्रेरणा आप भी बता सकते हो, सचिन आप भी बता सकते हो। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले, PRL। आशिक सब बताया, अहमदाबाद होना चाहिए। बिल्कुल अहमदाबाद ही है। अहमदाबाद इज फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। इसी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भी है, वो भी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एशिया की पहली स्पेस यूनिवर्सिटी 2007 में इस्टेब्लिश की गई, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इट्स ओन काइंड। कहाँ है औशिक? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सब बैंगलोर या फिर तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम इज द करेक्ट आंसर। तो पता होना चाहिए ये, जिसकी हमने चर्चा की। लेकिन चलिए, स्पेस में बहुत देर रह लिए, आदित्य में भी रह के आगे, अब हम बात करते हैं रोड की। मानसी, इन हाउ मेनी कैटेगरीज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड? So 15. 3? कैसे बताइए जरा? 15 sir. 15 बताइए, क्लासिफिकेशन बताइए, कैटेगरीज बताइए। तो ज्यादा बोल दिया, 10 के आसपास। चलो 10 मान लेते हैं, 10 बता दीजिए। सर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ लैंडस्केप ना, लैंडस्केप के हिसाब से कैटेगरी कब से होना चाहिए? तो मतलब कोस्टल रीजन लाइक दिस, ऐसा कुछ। ऐसे ऐसे करके रोड बनाओगे? अगर आप रोड सेक्रेटरी हो तो आप हाईवे सेक्रेटरी ऐसे करके रोड ढूंढेगा कि वो ढूंढेगा कि कौन सा नेशनल हाईवे है? मतलब अब आप जब कहीं जाते हो नेशनल हाईवे पे, तो नेशनल हाईवे पे नंबर लिखे होते हैं कि ये लिखा होता है कि अब डेजर्ट वाला हाईवे है, अब प्लेटू वाला हाईवे है, अब थार डेजर्ट वाला हाईवे है, अब महल वाला हाईवे है, अब तालाब वाला हाईवे है, अब गंदे नाले वाला हाईवे, ऐसे आता है क्या लैंडस्केप के साथ? फिर तो नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज होगा। चलो नेशनल हाईवे हो गया। दूसरा कैटेगरी? सर एक्सप्रेसवेज। वो नेशनल हाईवे ही है। और नेशनल हाईवे के बाद उसके नीचे भी तो कुछ आता होगा। अच्छा, आप बताइए औशिक। सर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे हो गया। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, दो हो एक हो गया सर अर्बन रोड होगा, एक रूरल रोड होगा। रूरल रोड में ग्रामीण सड़क योजना में आ जाता है पूरा का पूरा। और फिर एक और सर डिस्ट्रिक्ट रोड होगा, सिटी डिस्ट्रिक्ट सिटी। हाँ बस हो गया। और एक प्रोजेक्ट रोड्स होंगे जो प्रोजेक्ट के लिए होते हैं, कहीं स्पेशल प्रोजेक्ट से उसका रोड बनाए, जैसे BRO वगैरह बनाता है या। तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, रूरल रोड, अर्बन रोड। तो वर्ल्ड में मानसी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रोड लेंथ किस कंट्री के पास?
So USA, यूएसए। और सेकंड लॉन्गेस्ट? India. इंडिया। तो आज की डेट में इंडिया के पास कितने कितने किलोमीटर लेंथ है? So close to 3 lakh kilometers. जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, इंडिपेंडेंट 1951, मतलब 1951 में हमारे पास, अभी तुमने कितना कहा, 3 लाख 3 किलोमीटर। lakh kilometers. जब इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ था ना मानसी, तो हमारे पास 4 लाख किलोमीटर सड़कें थी, और तुम आज 3 लाख बता रही हो। 1951 में 4 लाख थी, तुम आज 3 लाख की फिगर बोल रही हो, और वो भी इकोनॉमिक्स, क्या है, इकोनॉमिक्स के वर्ल्ड क्लास माइंडसेट की हम बात करते हैं। सर हम्म। So 8 lakh kilometers something. आज तक का, अच्छा, वहां 4 थी तो अब 8 हो गई, बस 4 ही किलोमीटर बढ़ा है तुमसे। तो 4 लाख किलोमीटर बड़ा होगा ना। 4 लाख, चलो हाँ हाँ ठीक है, 4 लाख बढ़ा देते हैं। 1991 में मानसी हमारे पास 25 लाख किलोमीटर सड़कें थी। बहुत। बताइए, टोटल की बात हो रही है, तो हमें पता होना चाहिए, हमें आइडिया होना सर चाहिए। हाँ जी। सर 65 लाख किलोमीटर होगा पूरा। इसमें इसमें से 75 जो होगा। रूरल रोड है सबसे ज्यादा 45, 65 और 45 मान के चलो रूरल हो गया, बाकी 20 बचा। तो 20 में सर जो डिस्ट्रिक्ट होगा, और नहीं, जो अर्बन होगा और डिस्ट्रिक्ट होगा अप्रोक्सीमेटली 5-5 लाख हो गया करीब करीब। बाकी जो बचा इसमें 1.5 लाख हो गया नेशनल हाईवे, और 1.5 लाख के आसपास स्टेट स्टेट उसी के आसपास है। तो ऐसे कैसे बाकी होगा, मतलब देखना पड़ेगा एग्जैक्ट फिगर, लेकिन सबसे ज्यादा रूरल रोड है। रोड बनने से, कनेक्टिविटी बनने से सबसे पहला फायदा क्या होता है, जिसमें सबको फायदा होगा, सबसे पहला क्या फायदा है? कौशिक? सर रोड बनने से पहला कॉमर्स आता है सर, हाँ, कॉमर्स, कॉमर्स, एम्प्लॉयमेंट ट्रेड एंड आएगा। कॉमर्स। यस, रोड हाईवे के बगल एम्प्लॉयमेंट। में पान दुकान गुमटी स्टार्ट एनएचएआई होती कब बना? अब पान का दुकान तो हाईवे के बगल में हो तो एक्सीडेंट होगा ना, आसिफ जी, क्या बात कर रहे है। नहीं, जैसे स्मॉल एरिया और वहां से फैलता है, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री बाकी से बैठना हैं? आप लॉजिस्टिक्स स्टार्ट। बोल सकते थे, वेयर हाउस बोल सकते थे, हैं? आपने पान का दुकान ही बोला। एनएचएआई कब बना? 1988 के आसपास होगा सर। 1995 में बना। 1985। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हमने पढ़ा है। स्टेट लेवल के रोड कॉर्पोरेशन की हमने बात की, जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाएगा। जैसे हम बोलते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश भी लीडर है एक्सप्रेसवे में। एक प्रोजेक्ट आपका एनएचडीपी, जिसको हम कहते हैं नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आया, ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर को हमने जोड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रोजेक्ट को जोड़ के कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी, सौराष्ट्र से सिलचर, सब जुड़ जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूरल रोड्स को मानसी हम कौन से प्रोग्राम के थ्रू जोड़ते हैं? रूरल रोड्स को प्रेरणा, मानसी? तो सड़क योजना है, कौन सी सड़क योजना? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। हाँ, तो दुखी मत होइए, वही है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, PMGSY कहते हैं उसको। लेकिन जब मैं प्रधानमंत्री से नीचे सोचूं, तो राज्य के स्तर पर उसका क्या रेप्लिकेशन है? तो स्टेट वाइज फिर अलग स्कीम्स होंगी। हाँ हाँ, तो नाम बताइए उसका। देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। ज्यादा नहीं सोचते मानसी जी, कम सोचने से ही अंतर आ जाता तो लेकिन ये हर स्टेट में थोड़ी होगी। है। अब तो हो गया है, इसका मतलब हर स्टेट का मतलब है कि ये एक सिंक्रोनाइज तो प्रोग्राम हो ही गया है, बहुत सारे स्टेट्स में है। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है मानसी? व्हाट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग? तो वायबिलिटी गैप फंडिंग इज व्हेन देयर इज जो गैप है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर डज नॉट हैव द इंसेंटिव टू इन्वेस्ट, सो दैट गैप, फाइनेंशियल गैप, इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट और द पब्लिक सेक्टर। ओके,
और एक कॉन्सेप्ट आया था 2000 में, मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट, MCA, 2000 में पहली बार आया ये। तो क्या की पॉइंट्स हैं औशिक इसके? So model concession agreement. भाई वो क्या करेगा? रेवेन्यू शेयरिंग होगी, साइट Concession हैंड दे ओवर, सर, हाँ हाँ साइट साइड, हैंड ओवर कर दिया जाएगा, हाँ सर, केस बाय केस होगा, स्टेट सपोर्ट करेगा, देखेगा। इंडियन रोड कांग्रेस यानी जो भी स्टैंडर्डाइजेशन है हमारे यहाँ रोड्स का, उसको को फॉलो फॉलो किया करेंगे। जाए। सुपरविजन होगा इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स के द्वारा। मेंटेनेंस भी आएगा सर, हाँ, रेगुलेशन ओनरशिप मेंटेनेंस। आएगा, चेंज आएगा, ट्रैफिक ग्रोथ के हिसाब से लीवरेज रखा जाएगा, और टर्मिनेट कर सकते हैं उसको, उसका कंडीशन रखा जाएगा। मानसी, जब हम बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे, सब कोई नहीं जा सकता, जैसे अब नोएडा का DND है, फ्लाईओवर, इन सब का सबसे पहले भारत में कब आया एग्जाम्पल? सर कब आया? कब आया ये एग्जाम्पल और कहाँ आया? तो दिल्ली में होगा आई थिंक। दिल्ली में, दिल्ली टू गुड़गांव, एयरपोर्ट से गुड़गांव तक। नहीं सर। फिर ये अब दिल्ली में ला रहे हो, ये चांदनी चौक से लाल किला। फिर सर एक्सेस कंट्रोल है ना सर, कोई आ नहीं सकता, हाईवे होगा। हाईवे सर मुंबई, बिल्कुल, मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई मुंबई है, पुणे, मुंबई 2002 में पुणे। सबसे पहले कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे वही बना था। आज की डेट में 5000 से ज्यादा हमारे पास ऐसा है। फिर हमने नए कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल्स और एसेट मोनेटाइजेशन की बात की, जिसमें हमने PPP लेके आए, या EPC भी आया। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EPC, मानसी? सर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। हाँ, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। और BOT क्या है? बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। ट्रांसफर। और HAM क्या है? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो ये हमने अलग अलग जगह चर्चा भी की है। तो अगर मैं कहूँ हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में बेटर रिस्क एलोकेशन है प्राइवेट प्लेयर के लिए कि पुअर रिस्क एलोकेशन है? सर बेटर रिस्क बेटर एलोकेट। है। क्यों? हाइब्रिड है सर, हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड फाइनेंस। ग्रेट। परसेंटेज कुछ देते हाँ, हैं वो, 40% कैपिटल कॉस्ट 40%। इज गिवन बाय द अथॉरिटी, और 30 साल में फिर जो प्राइवेट प्लेयर है वो धीरे धीरे करके पूरा पैसा दे देता है। और TOT मॉडल में बिल रोड ट्रांसफर बनाया ऑपरेटर, जाएगा। हाँ, टोल टोल ऑपरेट। ऑपरेट ट्रांसफर, पहले टोल कलेक्ट करो, वापस फिर वापस दे दो सरकार। इसीलिए अब हमने मोनेटाइजेशन के लिए, एसेट मोनेटाइजेशन के लिए, ताकि बिल्ट रोड्स को हम एसेट मोनेटाइजेशन कर सकें, हमने मानसी क्या बनाया है उसके लिए? कौन सा ट्रस्ट बनाया है? हैं? तो नहीं, अरे, सर हाँ इन्वेट सर, हाँ, इन्वेट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। हाँ इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इसीलिए हमने फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात की। हमने 2012 के बाद से हम लेके आए हैं हाईवे, हाईवे, उसको हम कह सकते हैं हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लेके आ गए। रोड मेकिंग टेक्नोलॉजीज की हमने बात की, यू नो और इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की बात की। अब तो हम स्पेस से बात कर रहे हैं, टोल भी हटा देंगे, जितना चलोगे आप उतने किलोमीटर के हिसाब से होगा। तो अर्बन रोड्स हो गया, लेन किलोमीटर्स हो गया, ओरिजिन टू डेस्टिनेशन डेटा हो गया, ये सारी चीजों की हमने चर्चा की। इसी तरह जब हम रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी इसी तरह की बात हुई। सर एक इंडियन, क्वेश्चन पूछना था, अर्बन रोड सर और डिस्ट्रिक्ट रोड में, तो अर्बन रोड में सर किस में आएगा, मतलब कि ऐसे रूरल रोड है पूरा ग्रामीण हो गया, डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया पूरा, लेकिन अर्बन वाले। भाई सिटी भी तो हो सकता है ना, इंदौर है, अब इंदौर एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इंदौर सिटी भी तो होगा, सिटी लिमिट्स, उसमें अर्बन आ गया, हाँ इंदौर डिस्ट्रिक्ट में रूरल, हाँ ठीक। सब कुछ हो सकता है। सो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मानसी, रेल कहाँ से कहाँ चली? सर थाने से, थाने टू मुंबई। थाने टू मुंबई कि मुंबई टू थाने? बॉम्बे, बायलेटरल होगा ना। बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने 1858। बॉम्बे टू थाने। अब हम बस रेलवे तक की चर्चा करेंगे, यही हमारा लास्ट टॉपिक है। तो बॉम्बे टू थाने हमने किया, कितने किलोमीटर चला वो? आई थिंक 19 किलोमीटर। 19, औशिक? 19। जितना पता सर कि डबल डिजिट में था,
याद नहीं 19 34 छोटा कौन सा सा साल में था मानसी? तो 1858 1858, यानी डल आप हाउस एक तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं 1857 रिवोल्ट की, और अगले साल आप ट्रेन चला रहे हैं। हम्म। और झांसी ये की रानी ट्रेन को को यूज करके लॉजिस्टिक में तो 53 है सर डल हाउस के समय नहीं, तो मानसी जी तो 1858 बता रही हैं, तो कैसे बताया इन्होंने? सो लॉर्ड मान, कैनिंग आया था उस समय तो रेलवे आज की डेट में हिंदुस्तान में कितने स्टेशन हैं अंदाजन? हाँ, the stations तो think 20,000 से कम 20,000 स्टेशन ज्यादा है। ज्यादा है 20,000 से? तो नहीं बताओ क्या अरे है। यार, मैं क्यों बताऊं? आप ही बताओगे। स्टेशन तो देखो आप ही को बताने पड़ेंगे। तो स्टेशन अब इतने ज्यादा तो नहीं हो सकते, 50,000 होंगे। 50,000 स्टेशन है भारत में रेलवे के। 50,000, 60,000, 70,000 आप बोलते हो कि रूट सर लेंथ। हाँ, सर 3 से 4 हजार ही होने वाला है 3 से 4 4, हजार हम्म उससे वो ज्यादा अराउंड हो जाए अराउंड 7,000 प्लस हमारे पास हम्म, स्टेशन, साढ़े हाँ सात हजार के आसपास। और रूट लेंथ कितना है औशिक जी? वो 68,000 68,000। एग्जैक्ट वर्ड 68 और अगर हम अंदाजा लगाना चाहें, जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हुई है। जो साइज है हमारे लोकोमोटिव्स का वो बड़ा है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स भी हैं हमारे पास। कैरेज एंड वैगन हमने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से किया है। अच्छा, कितने जोन्स हैं हमारे यहाँ रेलवे के? 15 सर 17 जोन 17 प्लान तरीके से हमने किया है। और हमारे यहाँ 12 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं जो रेलवे के अंडर में आते हैं। सोचिए आप, 12 सीपीएससी, 12। इसमें इरकॉन है, राइट्स है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डीएफसी है सर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा उसके बाद इंडियन देन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, कोंकण कोंकण होगा रेलवे हाँ कॉर्पोरेशन है, कोंकण मुंबई रेलवे विकास IRCTC कॉर्पोरेशन है, कॉन्कर हो गया आईआरसीटीसी होगा हाँ आईआरसीटीसी है, बिल्कुल, रेल टेल है, रेल रेल टेल विकास निगम है, कोलकाता मेट्रो रेल है, और ब्रेथवेट कंपनी लिमिटेड करके है। तो ऐसे हैं जो आईसीएफ है सभी इसमें आता है सर आईसीएफ इंडियन चेन्नई इंडियन चेन्नई, ये क्या? चेन्नई फैक्ट्री को है आईसीएफ हाँ, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, वो शायद इंटीग्रेट IRC भी है सर, एक IRFC भी है। बिल्कुल है। आईआरएफसी बताया ना आपको, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। भाई हम IRC पीएसयूज की बात कर रहे हैं। औशिक जी, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है ये? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन तो हार्ट एंड सोल है रेलवेज का, क्योंकि आर&डी है वो रेलवेज का। जो भी रेलवे सर्विस में भर्ती होते हैं, इवन प्रभास जिसका सेशन भी हमने कराया था, वो पहले वहीं जाके ट्रेनिंग हुई थी उसकी। कहाँ है ये? कोलकाता से अच्छा, लखनऊ। लखनऊ और रेलवे जो है वो, मतलब कि जो जोन्स की बात है, देर आर 17 जोन्स। मेट्रो रेलवे का जो है वो कोलकाता हेडक्वार्टर्स है। हम्म, और आपको बाकी, पहले यूपीएससी यूज टू आस्क, पक्का पूछती थी, एक क्वेश्चन तो आता ही था, जोनल रेलवेज और उसका हेडक्वार्टर पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि लोग इसको रटते हैं तो गलत हो जाता है वो। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है औषध? हाँ सर इसको मैंने देखा था ये बहुत कंफ्यूज करता है लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में होगा नहीं होगा ना ऐसा लगता है कहाँ है ये क्या बताइए? होता हाँ, है खड़गपुर ये सब होगा खड़गपुर के फेमस है खड़गपुर में कोई हेडक्वार्टर नहीं है। कोलकाता में भी हेडक्वार्टर बना नहीं, खड़गपुर में हेडक्वार्टर, मजा कर रहे हैं क्या? गोरखपुर। गोरखपुर मानसी, नॉर्थ वेस्टर्न जोनल हेडक्वार्टर कहाँ है रेलवे का? नॉर्थ वेस्टर्न। सर मैंने तो ये लिस्ट ही नहीं देखी। कोई बात नहीं, देखने से क्या होता है, दिमाग है भाई। नो सर, औशिक ने बोला उस रीजन में ही नहीं होते तो फिर हम औशिक की कैसे सारी देख बात सकते। मानोगी? सर उस नॉर्थ वेस्टर्न हेडक्वार्टर्स जयपुर।
So please go through the whole list. It is very important. जयपुर सर वेस्ट नहीं हो जाएगा वो जयपुर में? क्या कर रहे हो? वेस्ट का Railway- किस में है? Please speak with the Ashwini Vaishnav ji. Write on Twitter. That is a better way. I can't help it. सर वेस्ट कहाँ पर? वेस्ट वाले कहाँ पे? North Western. west है. North western. हाँ? वेस्ट West? वाले का, हाँ जब वेस्ट बोल रहे हैं, हाँ सर West वेस्ट। आपका मुंबई, ओह वेस्ट मुंबई है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वंदे भारत भी आ चुके हैं अब तो, और बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर का रोल भी है, इसीलिए हमने ऑटोमेशन टूल बनाया है अपने लिए खुद ही। रेलवे की फाइनेंस की बात है, पहले सेपरेट बजट होता था, उसके बाद मर्ज कर दिया गया, यूनिफाइड हो 17 से है ना सर? 2017 हाँ 2017-18 से 1924-25 से सेपरेट हो गया था। रेलवे जो है इलेक्ट्रिफिकेशन पे अभी चल रहा है। मार्च मतलब कि 2023 तक हमारे 90% जो ब्रॉड गेज नेटवर्क है वो सब हमने इलेक्ट्रीफाई कर दिया। और रेलवे टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप लोग देखिएगा, जो भी आपकी वो हैं, जैसे राजस्थान जाती है, पैलेस ऑन व्हील्स है, बाकी भी हैं, जस्ट गूगल इट, यू विल फाइंड इट। देयर इज अ प्लान कॉल्ड नेशनल रेल प्लान, 2030 का प्लान है। विजन है बाय 2030 वी डेवलप रेलवेज इन अ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर केटर टू द डिमांड। ऑपरेशनल कैपेसिटी और हम अच्छे से यूटिलाइज करें, कमर्शियल पॉलिसीज को और बढ़ाएं, डाइवर्सिफाई करेंगे फ्रेट कॉरिडोर में, ट्रांजिट टाइम डीएफसी को होगा। कम करें, कहाँ से हाई स्पीड रेल का बात करेगा सर इसमें? वो करेंगे। ये अमृत भारत स्टेशन का बात दिल्ली करेगा मुंबई सर? रूट, दिल्ली हावड़ा रूट को हम तेज करें। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे। न्यू डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर आइडेंटिफाई करें, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात करें। वंदे भारत ट्रेन इसी के पार्ट का है, मेक इन इंडिया का एक सक्सेस स्टोरी की बात है। मानसी, पहली वंदे भारत ट्रेन मानसी कौन से साल में आई थी? तो पहली अंदाजा, कोरोना से पहले, कोरोना के बाद? नहीं, कोरोना से तो पहले ही हुई सर। 2017-18 17-18 वंदे भारत। सर इलेक्शन में पहले याद है कि बोल रहे थे तो 19 होना चाहिए। इलेक्शन में 2019 पहले में एक आई, बिल्कुल। ट्रेन। इंडिया की पहली फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिसके अंदर ऑटोमेटिक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, वो 30% बिजली बचाता है। यही खास बात है इसका, ऑटोमेटेड एडवांस रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। आई शुड से ऑटोमेटेड एडवांस रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। पैसेंजर मूवमेंट फ्री है एकदम, जहां से जहां मर्जी जाइए, ऑटोमेटिक प्लग डोर्स हैं, और फिर बाकी तो सब आप लेके सकते। ड्राइवर गार्ड कम्युनिकेशन हो गया है, और प्लेटफॉर्म पे कैमरास लगे हुए हैं, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट 1 पे आज हमने चर्चा, पार्ट 2 को हम जल्दी ही बात करेंगे। आई होप you will not let down yourselves by being very strong in your mental infrastructure. All the best. Thank you very much. Let's together get success. थैंक्स।